Hello everyone, I welcome you all in my second video. This is chapter 2 of geomorphology, in which we are going to discuss about origin and evolution of earth crust and some physical conditions of earth interior. So अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे origin and evolution of earth crust, physical condition of earth interior, continental drift theory, plate tectonics, geomagnetism, paleomagnetism, geosyncline and isostasy. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्रस्ट होती क्या है. बेसिकली क्रस्ट एक थिकेस्ट लेयर ऑफ होती है रॉक की. लेस देन 1% ऑफ अर्थ का रेडियस और वॉल्यूम देती है. ये एक टॉप कंपोनेंट है लिथोस्फीयर का. डिवीजन करती है क्रस्ट, मेंटल, कोर. इसके जो बीच का डिवीजन होता है वो करती है क्रस्ट. जो किसका करती है? अपर पार्ट ऑफ मेंटल का और क्रस्ट का. ये कैसे बनती है? टेक्टोनिक प्लेट से बनती है. जो क्रस्ट लाइज ऑन द टॉप ऑफ मेंटल, कॉन्फ़िगरेशन दैट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ अपर मेंटल. सिर्फ क्रस्ट की वजह से, अपर मेंटल की वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेव है. मोहरविक डिस्कन्टिन्यूटी ने इसको दिया था. बाउंड्री सिस्मिक वेलोसिटी सी होती है. अब क्रस्ट भी दो तरह की होती है. अगर आप कोई भी लेयर देखोगे लिथोस्फीयर की तो आपके दिमाग में आएगा ना कौन सी क्रस्ट है. ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये टू टाइप्स ऑफ हमारे पास क्रस्ट होती हैं. ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर थिक होती है. थोड़ी सी डेंस होती है, बहुत मैफिक होती है. बेसाल्ट, डाइबेस एंड गैप्रो इसके फ्यूचर मेन कंपोनेंट्स होते हैं. फिर होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. 30 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होती है. थिक होती है, कम डेंस होती है. अगर देखा जाए तो ये ज्यादा डेंस होती है, ये कम डेंस होती है. फेल्सिक होती है. ग्रेनाइट, जैसे कि ग्रेनाइट है हमारे पास. इन विच द तिब्बतन प्लेट्यू, अल्टीपेनलो एंड द ईस्टर्न बाल्टिक शील्ड, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर. इन तीन जगह पे वैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर. बट तिब्बतन प्लेट्यू में, एल्टी प्लानो में और ईस्टर्न बाल्टिक शील्ड में जो हमारी क्रस्ट है वो थोड़ी सी थिक है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक. अब ये थिक क्यों है? क्योंकि वहां पे थोड़ा सा बसाल्ट ज्यादा मिलता है, डेंसर कम है, इस करके ये थोड़ी सी इधर एक्सेप्शन है. तो आप जब भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को एक्सप्लेन करो, डोंट फॉरगेट टू add these 2-3 examples. It will give more quality to your answer जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं. अब बात करते हैं origin and evolution of earth crust. कैसे अर्थ का क्रस्ट बना? अर्थ नहीं बनी, अर्थ का क्रस्ट बना. ये जानना जरूरी है कि क्रस्ट कैसे बना. बेसिकली बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे जोग्राफर्स ने बहुत टाइप की अपनी अपनी थ्योरीज दी. सब ने अपना, कोबर ने अपना बताया, सब ने अपना अपना बताया कि हमें ये लग रहा है ऐसे बनी होगी, ऐसे बनी होगी. बट जो मोस्ट डिमांडिंग या मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं वो दो पे डिवाइड हो रखी हैं. अर्ली थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज. अर्ली थ्योरीज में नेबुलर हाइपोथेसिस और बाइनरी थ्योरी, ये मोस्टली एक्सेप्टेड है. इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू अदर थ्योरीज ये थोड़ी ज्यादा है. मॉडर्न थ्योरीज में आती है बिग बैंग थ्योरीज. अब आगे देखते हैं, ये एक फर्दर डिवीजन. अगर कभी भी क्वेश्चन आए, प्रीवियस ईयर में ज्यादा इसके बारे में नहीं दे रखा, बट अगर कभी भी आए कि हाउ अर्थ क्रस्ट इवॉल्व, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में क्रस्ट के बारे में बताना है. फिर ये बताना है कि द अर्थ क्रस्ट इज आउटर मोस्ट लेयर, यही सब. और बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है सपोर्ट करने में हमारी लाइफ को. और क्रस्ट के एक लैंड फॉर्म के सरफेस को बनाने में काफ़ी हेल्प करता है. और बहुत बिलियंस ऑफ ईयर की रिसर्च में लोगों ने देखा कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, और उस बेसिस पे ये दो थ्योरीज दी अर्ली और मॉडर्न, और वो आगे फर्दर डिवाइडेड है. नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहता है? पहली बात तो ये वाइडली एक्सेप्टेड एक एक्सप्लेनेशन है. इसको बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ जनता इसको एक्सेप्ट करती है कि ये थ्योरी की जो फिजिबिलिटी है या इस थ्योरी में जो बातें कही हैं वो बहुत ज़्यादा सही है. ये पहले तो दो चीज़ों के बारे में बताती है, हमारे सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ और हमारा अर्थ का क्रस्ट कैसे फॉर्म हुआ. इसको दिया था कांत ने, इमैनुअल कांत.
ये आप आगे के टाइम आगे पढ़ोगे, काफ़ी वो सही जोग्राफर थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बट एट लास्ट इनकी डेथ होगी तो ये ज़्यादा चीज़ें क्रिटिक्स में आई इनकी। तो कांत ने थ्योरी दी थी नेबुलर हाइपोथेसिस। इन्होंने दो चीज़ें बताई थी कि सोलर सिस्टम कैसे बना और अर्थ का क्रस्ट कैसे बना। फिर लेटर डेवलप किया मैथमेटिशियन ने लैपल्स ने, लाप्लास, और 18 से 19 सेंचुरी में। नेबुलर हाइपोथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोलर सिस्टम एक क्लाउड ऑफ डस्ट की तरह है, वो उस हिसाब से ही फॉर्म हुआ है, जिसको हमने नाम दिया सोलर नेबुला का। जैसे नेबुला फटा तो वो एक डिस्क शेप, एक चपटी सी डिस्क शेप में चेंज हुआ, और जो उसका सेंट्रल रीजन था वो सन बना, और जितने भी मटेरियल्स इधर उधर स्कैटर्ड हुए फटने के बाद, कलेक्शन के बाद, तो वो प्लैनेट्स का नाम लिया, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए वो बने हमारे अर्थ क्रस्ट। तो इसने इस तरीके से बताया कि पहले क्या था, एक एक बहुत क्लाउड ऑफ गैसेस था, जो कि कुछ टाइम बाद जाके किसी ना किसी कारण के कारण उसने बोला कि ये एक सोलर नेबुला था। फिर नेबुला क्या हुआ, बर्स्ट होने के बाद वो कोलैप्शन एक फ्लैट डिस्क की तरह चेंज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो सेंट्रल रीजन फट के आया वो बना हमारा सन, और जो उसके बाद जो मटेरियल था वो हमारा बना प्लैनेट, और जो हमारी अर्थ क्रस्ट थी वो हमारा बना सरफेस। तो उसने इस तरीके से अपनी जो थ्योरी थी उसको एक्सप्लेन करा। तो अगर आपके पास शॉर्ट में आए, वैसे नहीं आता ये इतना, बट फिर भी पता होना चाहिए कि कैसे बना होगा, क्या हो रहा होगा, और जो मैंने मेन पॉइंट है जो कि आपको पढ़ने में आसानी होगी वो मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे, तो आप नोट्स बनाने में 4-5 छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर अब हम इसको डायग्रामेटिक देखें कि कैसे हुआ था, सबसे पहले इसने बोला था यंग सोलर नेबुला बिगिंस टू क्लैप बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मैंने बताया था अभी कि इसमें क्या है कि बहुत यंग छोटा सा नेबुला, सोलर नेबुला, वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, एज द सोलर नेबुला रोटेट्स इट फ्लैटन्स एंड वार्मर नियर इट्स सेंटर। जैसे जैसे वो ब्रेक होने लगा वो सेंटर से फ्लैट डिस्क बनने लग गया, देखो ये फ्लैट डिस्क का शेप ले चुका है। उसके बाद क्या हुआ, एक डिस्क और फ्लैटर होती जा रही है। अब क्या हुआ, ये फट तो चुका ही था, अब जितनी भी डस्ट थी, कोलैप्स थी, वो धीरे धीरे बर्स्ट होने लगी, स्मॉल प्लैनेट्स बनने लग गए, स्मॉल फटने लगा, यहाँ से क्या हुआ, सारा कुछ बाहर गया, स्मॉल प्लैनेट्स लार्ज प्लैनेट के साथ कोलाइड करने लग गए, आपस में टकराने लग गए, और क्या हुआ, जो एक्सेस डस्ट और गैस थी वो धीरे धीरे सोलर नेबुला से रिमूव होने लग गई, जिसने प्लैनेट को, सन को, और एक नया सोलर सिस्टम क्रिएट करा। दिस इज लाइक अ स्टेप। अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख सकते हो कि पहले यंग नेबुला था, फिर वो थोड़ा सा रोटेट हुआ, फिर बहुत ज्यादा वार्म होता रहा सेंटर में, और सेंटर से वार्म होके क्या बना, सन। फिर ये लिख सकते हो कि बहुत फ्लैट हुआ, उसके बाद बर्स्ट होने लगा, छोटे छोटे प्लैनेट्स बड़े बड़े प्लैनेट्स से टकराने लग गए, और जो एक्सेस की डस्ट थी वो धीरे धीरे रिमूव होने लग गई। आप इस प्रोसेस को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपको वर्ड्स में ना लिखना हो, आपके पास जगह छोटी और आपको ये बात समझानी हो, तो आप ऐसे भी अपनी आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। ये वैसे मॉडर्न थ्योरी का पार्ट है। सारी थ्योरीज अभी तक ये बात कर रही थी कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, बट इस थ्योरी एज ए मॉडर्न कंसेप्ट है, इसका जो व्यू है वो पेरिफेरल है, वाइड कवरेज देता है। तो ये बताता है कि ओरिजिन यूनिवर्स का कैसे हुआ, सोलर सिस्टम कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है, अर्थ का क्रस्ट कैसे बना होगा, एटमॉस्फेयर कैसे बना होगा, वाटर प्रेजेंस कैसे होगी। तो इसने ना एक पेरिफेरल व्यू दिया कि वाई वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, we should focus on so many different things like evolution of solar system, earth crust and atmosphere and many more. तो बिग बैंग थ्योरी एक मॉडर्न थ्योरी है जिसने यूनिवर्स के हाइपोथेसिस, बिकॉज सारी थ्योरी हाइपोथेसिस पे ही चल रही है, तो इसने यूनिवर्स के जो हमने हाइपोथेसिस बना रखे थे जोग्राफर्स ने, जिनके ऊपर उनके बता रखा था कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा, इसने उसको एक्सपैंड करा, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि यूनिवर्स कैसे बना, उस थ्योरी को, उस बात को इस थ्योरी ने सॉल्व करा। जितने भी मैटर यूनिवर्स में है वो इन अ वन पॉइंट कॉल्ड सिंगुलैरिटी हैविंग लेस देन एरिया ऑफ एटम, ये बताता है कि एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं और एक एटम से भी छोटा पॉइंट है, और जिसकी जो वैल्यू है वो अनइमेजिनेबल है, उसका जो टेम्परेचर है वो इन्फिनाइट है, जिसकी जो डेंसिटी है वो इन्फिनाइट है, और ये एक्सप्लोड हुआ है 13.7 बिलियन ईयर पहले।
3 मिनट में बिग बैंग इवेंट में एक एटम फॉर्म होता है। बार बार ओवर अ टाइम एनर्जी एक मैटर में कन्वर्ट होती है। जब फॉर्मेशन होता है एटॉमिक मैटर का 3 लाख साल तक बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, ये आंसर राइटिंग में जरूर लिखेगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक मैटर्स, जब एटॉमिक मैटर्स बन चुके होंगे, अब इसने इसका टाइम भी दिया है कि अराउंड 3 लाख साल का मैटर है ये। जब बिग बैंग होगा, कुछ फटेगा बड़ा सा, तो पूरा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। दिस इज ऑल हाइपोथेसिस, बट बहुत सारी चीजों से इन लोगों ने इस बात का निकाला है कि ऐसा होगा, एटॉमिक मैटर्स बनेंगे, 3 लाख साल का मैटर है और एकदम से यूनिवर्स हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसने ये सारी बातें अपनी थ्योरी में क्रक्स में बताई गई हैं। तो आप ये सारे पॉइंट्स भी शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखिएगा, बनाने बहुत जरूरी हैं इसके शॉर्ट नोट्स। क्रस्ट पढ़ लिया, क्रस्ट कैसे बना होगा, एटमॉस्फेयर कैसे बना होगा। अब हमें ये देखना है कि फिजिकल कंडीशंस कैसे हैं अर्थ इंटीरियर के, कि अर्थ इंटीरियर दिखता कैसे होगा, क्या है, किस बेसिस पे हम कहेंगे कि ये अर्थ का इंटीरियर है। तो बेसिकली अर्थ का इंटीरियर टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी से ही बताया गया है। जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे टेम्परेचर में कितना चेंज होगा, कितनी हमारी लेयर्स डेंस होएंगी, कितनी हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आएंगी। तो इस सब की पढ़ाई को हम जियोफिजिक्स कहते हैं। Geophysics study these conditions, provide insights into Earth history and formation, कि कैसे फॉर्म हुआ होगा। The extreme condition in the earth interior give rise to geological phenomena like volcanoes। Obviously बात है कि volcano कहाँ से आए होंगे, earthquake कैसे आते होंगे, प्लेट्स कैसी बनी होंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स कैसे बनी होंगी। जैसे जब हम छोटे होते थे हम सोचते थे कि पानी कहाँ से आता है, ये चीज कैसे होती है। तो गॉड ने नेचर बनाया और हमने उसको डिकॉर्ड करा कि कैसे कैसे हुआ होगा। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुके हो और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, कि अर्थ का इंटीरियर है कैसा। सबसे पहले लेयर्स में, ये मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बताया गया ताकि इजीली समझ आ जाए। लाइंस में तो सब बताते हैं और लाइंस इतनी पढ़ने में इजी नहीं होती, ये देख के सारा आंखों के आगे समझ आ रहा है। तो क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। क्रस्ट की डेप्थ है 0 से 40 किलोमीटर तक। इसकी कंपोजिशन है रॉक्स एंड मिनरल्स। स्टेट है इसका सॉलिड और जो टेम्परेचर है वो 1000 सेंटीग्रेड तक रहता है। प्रेशर 0.1 टू 0.6। तो देखा जाए तो सबसे कम यही प्रेशर है और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, अगला है हमारा मेंटल। 40 से 2890 डेप्थ है इसकी, इतने किलोमीटर तक। अल्ट्रामैफिक रॉक्स है, सॉलिड स्टेट है, ये इसका टेम्परेचर है। आउटर कोर 2890 से लेकर 5150 किलोमीटर तक। आयरन मिलेगा, निकल मिलेगी, जैसे सियाल, सीमा, नाइफ। नाइफ कह लो या निफी कह लो, यहाँ पे ये मिलेगा। क्रस्ट में सियाल, मेंटल में सीमा और इसमें नाइफ, कोर में। आई होप आपको ये चीज पता होगी, नहीं पता तो मैं यहाँ लिख दूंगी सियाल, सीमा एंड नाइफ। इनर कोर में ये 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक। इनर कोर में भी आपको आयरन और निकल मिलेगी क्योंकि पार्ट तो ये इसका एक ही है। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, जब आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट है। सिर्फ एक आउटर कोर ऐसी है जिसका जो स्टेट है वो लिक्विड फॉर्म में है, बाकी हर लेयर ऑफ अर्थ में सॉलिड ही फॉर्म पाया जाता है। तो आपको ये पता ज़रूरी होना चाहिए कि कहाँ मिलेगा सॉलिड। पता क्या करना है, सिर्फ आउटर कोर में इसमें आएगा सियाल, सीमा, निफे। निकल और आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट्स। होप यू गेटिंग माई पॉइंट। और इसको जरूर अपनी नोटबुक में बनाना, और अगर आप ऐसे आंसर राइटिंग में बनाओगे तो पढ़ने वाले को इंस्टेड ऑफ रीडिंग लाइंस अगर वो ये देख लेगा उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा बच्चे ने सब कुछ कर रखा है। तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस इस टाइप ऑफ डायग्रामेटिक या फिर टेबुलेशन रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा मिलते हैं। ये एक मैंने आपको डायग्रामेटिक बताया ताकि आप थोड़ा सा एनिमेटेड वे में समझ पाओ। सबसे पहले नीचे से अगर हम सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा लिथोस्फेयर है, ये जो वाटर वाला एरिया है, ये हमारी लैंड है,
सबसे पहले मोरविक लेयर है। ये नाम याद करना आपको बहुत जरूरी है कि कौन से साइंटिस्ट के ऊपर कौन सी ये नाम रखा गया। जैसे ये मोरविक हो गया, एक मिनट, लिथोस्फीयर मेंटल, रेप्टी, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग कौन सी लेयर से आता है? मेंटल से। फिर आउटर कोर, इन्होंने कोर को डिवाइड कर लेहमैन एंड विर्चार्ड। इसको याद करने का एक है MRG, बता रही हूँ, MRG इज लीडर वाइस। अब ये कैसे याद होगा? M से मोरविक, R से रेप्टी, इसकी क्रोनोलॉजी भी आती है, G से गुटेनबर्ग, L से लीडर से, L से हम लेंगे लेहमैन, W से लेंगे हम वाइचेट। ये देखो ऐसे याद करेंगे, MRG इज लीडर वाइस। इससे ये आपकी ट्रिक है, देखो MRG इज लीडर वाइस, ये याद हो जाएगा आपको। मेसोस्फेयर, गुटेनबर्ग, रेप्टी। लिथोस्फेयर सॉलिड है, एस्थेनोस्फेयर में विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन ज्यादा है, मेसोस्फेयर सॉलिड है, प्लास्टिक रेड है। ये देखो मैंने आपको बताया था लेयर लिक्विड होती है। ये एंडोस्फेयर, इनर कोर निफी, आउटर कोर निफी, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, ऐसे करके हमारा मॉडल है। ये देखो, ये हमारी है क्रस्ट, ये हमारा है मेंटल, ये हमारा है कोर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वैसे इजी है, और ये ट्रिक आपको काम आएगी जब भी आपसे क्रोनोलॉजी पूछ रहे, और आपको पता भी होनी चाहिए। स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स थ्रू सोर्सेज, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आप सिस्मिक वेव से किसी भी अर्थ के अंदर का जो मटेरियल निकल रहा है उससे कैसे पता चलाओगे कि ये कैसा मटेरियल है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है? तो 3 स्टडीज हैं, 3 ऐसी चीजें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। वल्केनिसिटी, मीटियोर्स, सिस्मिक वेव्स। वल्केनिसिटी होती है कि जब लावा और मैग्मा धरती से बाहर निकला, तो हमें जब वो बाहर निकल के हल्का सा, वैसे तो बहुत गर्म होता है, जब वो ठंडा हुआ, जब वो रॉक सॉलिडिफाई रॉक हुआ, तो हमने उस रॉक की रिसर्च करी और हमें ये पता चला कि इस रॉक के अंदर से कौन कौन से मिनरल्स निकलेंगे। ठीक है ना? जैसे हमारा ये वेलकॉन हो गया, इसमें से बाहर निकला। फिर हमने इसके जो लावा बचा हुआ था, जो मैग्मा ठंडा हो चुका था, मैग्मा बन चुका था या रॉक बन चुकी थी, उसमें से हमने रिसर्च से ये पता लगाया कि अच्छा ये इसके अंदर ही है, तो मतलब ऐसे टाइप ऑफ लैंडफॉर्म में ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम। और जो वोल्केनो ओरिजिनेट्स होता है 40 से 50 किलोमीटर की डेप्थ होता है, बट हम प्रॉपरली इस पर फिर भी रिलाई नहीं कर सकते। ये बात जरूर याद रखना, प्रॉपरली हम रिलाई नहीं कर सकते। फिर है मीटियोर्स। मीटियोर्स आपको पता ही होगा क्या होते हैं। जब मीटियोर्स हमारी अर्थ पे रीच करते हैं आउटर लेयर से, वो बहुत ज्यादा बर्निंग समय आते हैं और एकदम से कोर में निकलते हैं और एकदम से हमारी अर्थ के ऊपर, एटमोस्फेयर के ऊपर लैंड करते हैं। और जहां गिरेंगे ना, वहां में धरती में बहुत ज्यादा, कम से कम भी 5 से 6 किलोमीटर की डेप्थ कर देंगे। और फिर जब वो सूख जाएंगे, फिर हम देखेंगे अच्छा हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी चीजें हैं, या तो वो डेब्रिज हो सकता है, कूड़ा करकट हो सकता है, जो कि सैटेलाइट के थ्रू हमारा डेब्रिज काफी क्रिएट होता है, वो हो सकता है, या तो कोई उसमें ऐसा स्टेट हमें पता चलेगा कि अच्छा ये हो सकता है। सिस्मिक वेव्स, अगर कोई भी ऐसी वेव्स हैं जो अर्थक्वेक के टाइम पे हैं, तो उसे हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। अब ये वेव्स ये बताती हैं कि अच्छा अगर आपकी अर्थ फट जाए या प्लेट्स आपकी, मैं आपको आगे बताऊंगी कि जब आपकी प्लेट्स, 2 प्लेट्स कोलाइड करके या कोई फिक्सचर बना रहा है, तो उसके अंदर का जो मटेरियल निकल रहा है उसमें से क्या हो रहा है, ये बताना चाह रहा है। बेसिकली अगर हम ये डायग्राम देखें, तो यहाँ एपिसेंटर पता है जहाँ पे हमारा अर्थक्वेक सबसे ज्यादा देखा जाता है, ये हमारा फोकस है, इससे हमारे फॉल्ट्स आ रहे हैं, ये वेव्स हैं, ये फॉल्ट पड़ गया, ये प्लेट ने इधर घुसाया है अपने कोई, यहाँ पे बीच में बन गए फिस्टर्स या फिर फॉल्ट, ये हमारा एपिसेंटर था। ये डायग्राम भी आप देख सकते हो एक अच्छे से समझने के लिए। तो ये डायग्राम बना भी सकते हो, अगर आपको लगे कि फटाफट आप बना पाओगे तो आप ये डायग्राम जरूर इसमें बनाना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, तो ये आपको हेल्प करेगा। और डायग्राम जरूर बनाया करो, ज्योग्राफी में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बिना डायग्राम के समझ नहीं आता, सिर्फ लिखना नहीं है, ऐसे का पेपर नहीं है, आपको लिखना है और डायग्राम बनाना है ताकि बहुत सुंदर दिखे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये वैगनर ने दी थी, एल्फ्रेड वैगनर ने 1915 में।
ये कॉन्टिनेंट, ये जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, CDT कहते हैं इसको, प्रीवियस ईयर में आई थी 2006 में। ये बताती है कि कुछ सेक्शन ऑफ हमारा अर्थ क्रस्ट ऐसा है जो हॉरिजॉन्टली मूव करता है प्लैनेट पे, और वो ग्रेजुअली थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है, धीरे धीरे अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका की शेप है, उन्होंने उस चीज को आधार बनाया, उस चीज का एविडेंस लिया और अपनी कॉन्टिनेंटल थ्योरी को बूस्ट दिया। उन्होंने बोला कि पैंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट है जो बहुत हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर पहले था, और 200 मिलियन ईयर एगो पहले वो दो लैंड मास में ब्रेक हुआ है। ऐसे था, ऊपर वाला एरिया तो बना हमारा लॉरेशिया, और जो हमारा साउथ का एरिया था वो हमारा बना गोंडवाना लैंड। ये कॉन्टिनेंट फर्दर टूटते गए और छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स ने बनाया। इस थ्योरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मैं आपको आई नो समझ आ गया होगा, मैं आगे चल के आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा है इंट्रोडक्शन। अगर पेपर में आता है 10-15 मार्क्स का, तो आपको इतने फटाफट क्रक्स में इसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। अब वैगनार को क्या लगा, सबसे पहले उन्होंने ड्रिफ्ट के बारे में बताया कि ड्रिफ्ट दो डायरेक्शन में चल रही है। अगर आप ये देख पा रहे हो, ये पेंजिया है, ये पूरा पेंजिया है, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये बना लोरेशिया नॉर्थ का, फिर बना गुंडवाना साउथ का। उसके बाद ये धीरे सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सारे ब्रेक होते गए। और बहुत, ये 100 मिलियन पहले की स्टोरी है, और आज अगर अर्थ देखी जाए तो कुछ इस तरीके से दिख रही है, सारे अपने कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह पे। और देखा जाए अगर ये सबको फिट कर दे तो ये एक कॉन्टिनेंट बन जाएगा जो कि था पेंजिया। तो सबसे पहले पेंजिया था, वो दो पार्ट में ब्रेक हुआ, छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स फैले, बहुत ज्यादा दूर गए, और आज की जो अर्थ दिखती है वो इस तरीके की दिखती है। तो उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन करा। अब बात आते हैं फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये क्या था, इन्होंने ये बोला कि इक्वेटर के पास फोर्सेस लग रही हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट को, इन कॉन्टिनेंट्स को मूव करा रही है। ये फोर्सेस ग्रेविटी है, पोल फ्लिंग फोर्स है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह रहे हैं, और बायोन्सी है। तीन फोर्स पे उन्होंने सारा गेम डाला कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर लग रहा है और चीजें अपनी जगह से डिस्प्लेस होके जा रही है। वेस्टवर्ड मूवमेंट है, एट्रीब्यूटेड करता है टाइडल करंट्स को, अर्थ की रोटेशन को। और वेस्टवर्ड मूवमेंट क्या होती है, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही हो, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही हो। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज में क्या है, जो टाइडल फोर्स है वो उल्टी घूम रही है, वो ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है। इसी से हमारी अर्थ की रोटी पहले ऐसे घूम रही है, फिर ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। यही हमारी अर्थ की रोटेशन करा रहा है, और यही हमारा अपना टाइडल फोर्सेस और टाइडल करंट को जनरेट कर रहा है। ऐसा उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि ये फोर्सेस तो लगी लग रही है। वैगनार ने ये सजेस्ट करा कि सबसे ज्यादा जो ग्रेविटेशनल पुल है, और वो एक एक्सटेंड तक है, और जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। उन्होंने फिर बोला कि जो पोलर फ्लेम फोर्स है वो रोटेशन करा रही है, और अर्थ एक परफेक्ट शेयर नहीं है, अर्थ ऐसी बिल्कुल गोलादार नहीं है। अर्थ दिए देखो चपटी सी है, स्फेयर की तरह, इसका जो शेप का नाम है वो जियोइड है। अर्थ इज नॉट स्फेरिक फोर्स, इट इज इन जियोइड फॉर्म, इसको जियोइड शेप कहते हैं। तो जो बल्ज है उसका, जो देखो ये देखो बल्ज है, ये जो ये बल्ज है ये रोटेशन करा रही है, और सबसे ज्यादा ये सेंट्रीपिटल फोर्स पोल इक्वेटर पे लग रही है। पोल्स पे सेंट्रीपिटल फोर्स कम है, बट इक्वेटर पे ज्यादा देखी जा रही है। उन्होंने ये अपनी थ्योरी में पहला पॉइंट कहा। उसके बाद उन्होंने बोला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जैसे जैसे हम पोल से टू बढ़ती जा रही है, जैसे हम पोल से इक्वेटर पे जा रहे हैं, और जो इंक्रीज है सेंट्रीपिटल फोर्स का वो ही पोल फ्लिंग फोर्स बना रही है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। थोड़ा सा मुश्किल है, अगर पढ़ोगे इसको नोट्स में लिखोगे याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। उन्होंने ये बोला कि जो टाइडल फोर्स है ये अट्रैक्शन हुआ है मून और सन की, जो कि ओशियन वाटर्स में टाइड क्रिएट कर रहे हैं। तो टाइड उन्होंने ओशनोग्राफी में एक्सप्लेन किया। और उन्होंने लास्ट में ये बात बोली कि ये सारी फोर्सेस जब इफेक्टेड हैं, जब बहुत 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 टाइम तक, मिलियंस ऑफ ईयर, टाइम भी देखो मिलियंस ऑफ ईयर तक ये फोर्सेस लगती रहे, और अर्थ की ड्रिफ्टिंग चालू रहे, ड्रिफ्टिंग ये वाली फोर्सेस लगती रहे और ड्रिफ्टिंग चालू रहे, तब जाके मिलियंस ऑफ के बाद ऐसी अर्थ बनी होगी। आज से मिलियन ईयर और फिर के बाद देखेंगे तो थोड़ा बहुत अर्थ में और मूवमेंट आएगी, प्लेट्स में मूवमेंट आएगी और कॉन्टिनेंट्स में भी मूवमेंट आएगी। ऐसा उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया
कि धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, बट मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं उस चेंज को होने में भी। उन्होंने एविडेंस दिया कि जिग्सॉ फिट है, अगर आप दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ दोगे तो वो जुड़ जाएंगे। इसका ये मतलब है जो साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन है वो वेस्ट अफ्रीका से जोड़ के बन सकती है। तो उनको ये अपना सबसे पहला एविडेंस लगा अपनी थ्योरी का। उन्होंने सेकंड एविडेंस दिया जियोलॉजिकल फिट की। उन्होंने बोला जो ईस्टर्न साउथ अमेरिका वाला पार्ट है और वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है उसमें जो रॉक्स मिल रही हैं वो बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग जगह पे रॉक्स बनी हुई, ये पहले एक ही पार्ट होंगे। जो यहाँ पे रॉक्स मिल रही है वही यहाँ पे रॉक मिल रही है, जो यहाँ पे फॉसिल्स मिल रही है वही यहाँ पे फॉसिल्स मिल रही है। तो कहीं ना कहीं तो साउथ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट और वेस्ट अफ्रीका कहीं ना किसी एंगल से तो इंटरकनेक्टेड होंगे। तो उनकी थ्योरी का ये बेस था कि कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन तो है। थर्ड पॉइंट ये देते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट। ये कहते हैं कि ग्लेशियल डिपॉजिट परमोकार्बोफेनोरस ग्लेशियन टाइम का है। ये एक टाइम पीरियड होता है। वो ये कहते हैं कि जो अंटार्कटिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जो भी आज का है वो ऐसा नहीं है कि मूव नहीं करे। उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन था, कहीं ना कहीं वो साउथ पोल ऑफ इक्वेटर से बड़े हैं। और जो भी उनका बहुत ज्यादा कोल और लाइमस्टोन मिला हुआ है, और ये सिर्फ परमोकार्बोफेनोरस में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले उनका कोई कनेक्शन नहीं था। सेम चीजें मिल रही हैं, सेम ग्लेशियर डिपॉजिट हो रहे हैं। कॉर्नर्स जो है उनके सबके साउथ पोल में ये ग्लेशियर डिपॉजिट देखने को मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन रहा होगा। फॉसिल एविडेंस में वो यही कहते हैं कि जो अपना अमेरिका में मिल रहा है यहाँ पे वही अफ्रीका में मिल रहा है इधर। स्वर्ण रेखा का उन्होंने एक रिवर का नाम दिया, सोने की नदी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो होगा कि ये आपस में कनेक्टेड थे। और बाद में धीरे धीरे फोर्सेस लगने के कारण मिलियंस ऑफ ईयर होने के बाद ये दोनों, मतलब ये दोनों तो नहीं, ये कॉन्टिनेंट्स अलग हुए होंगे। तो ये सब उनके एविडेंस बने जिससे उनको ये लगा कि कुछ तो हुआ है इसमें, कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंट चेंज आया है। तो ये उनकी बेसिस बना, थ्योरी को आगे मोटिवेशन दिया कि अब आप थ्योरी में और रिसर्च कर सकते हो। अब किसी ने थ्योरी करी है तो किसी ने उसको क्रिटिसाइज भी किया होगा। क्रिटिसाइज मतलब कि ये बताया होगा कि ये गलत है, ये गलत है, अपनी थ्योरी दी होगी। तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म ये था कि उन्होंने अपनी थ्योरी में कॉन्टिनेंट्स को रखा बट ओशियंस को एक्सप्लेन नहीं करा। और हमने पढ़ा था कि क्रस्ट दो तरह की होती है, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। सिर्फ वो कॉन्टिनेंट्स पे ध्यान देते रहे, उन्होंने ओशियन का कोई भी रेफरेंस नहीं दिया। उन्होंने सारे जो भी प्रूफ्स दिए थे वो काफी जनरल थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ ऐसे कोई यूनिक करा हो। ये उनका क्रिटिसिज्म है कि कुछ यूनिक नहीं है, उन्होंने सिर्फ जर्नल ही थ्योरी की बात करी। जैसे फोर्सेस हैं, बुयांसी, टाइडल करंट, ग्रेविटी, ये उन्होंने ये बताया कि ये बहुत बेसिकली बहुत ज्यादा वीक होती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को हिला सके। तो ये उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था। जो उनकी थ्योरी का बेस था उस थ्योरी को लोगों ने और जोग्राफर्स ने क्रिटिसाइज करा। मॉडर्न थ्योरी जैसे प्लेट टेक्टोनिक, उन्होंने एग्जिस्ट एक्सेप्ट किया है कि पेंजिया था, लैंडमास था। बट उन्होंने इस ड्रिफ्टिंग की अलग थ्योरी दी है, अलग कारण बताए हैं, ये वाले नहीं दिए जो वैगनर देते थे। वैगनर थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन नहीं देती कि कैसे शुरू हुआ। मतलब सिर्फ मेसोफिक ईयर में हुआ, उसके बाद अर्लियर में क्यों नहीं हुआ। मतलब बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन मार्क देते हैं इन सब पे। फिर आगे वाले जोग्राफर आए, उन्होंने इसके क्रिटिसिज्म को ही बेस बना के अपनी थ्योरी को आगे प्रोसीड करा। अब देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक। क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, पीटीटी। प्लेट, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। बेसिकली जो प्लेट टेक्टोनिक का कंसेप्ट है वो 1967 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। जो लिथोस्फेयर है उसमें क्रस्ट और मेंटल आता है, जिसकी थिकनेस 5 से लेकर 100 किलोमीटर तक ओशियन में आती है और 200 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंट वाले एरिया में आती है। टेक्टोनिक प्लेट को हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। ये जो प्लेट होती है बहुत ज़्यादा मैसिव होती है, बड़ी होती है, और जिसकी शेप होती है वो इरेगुलर होती है। इसमें सॉलिड रॉक्स आती हैं, और ये दोनों में ही आती है प्लेट टेक्टोनिक, ओशियनिक में भी और कॉन्टिनेंटल में भी। टेक्टोनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियनिक प्लेट किस पे डिपेंड करती है, किसका पोर्शन कितना ज्यादा है, ये आगे पता चलेगा कि कैसे इसका जो ओशियन का मतलब प्लेट्स का जो इसका एरिया है वो कैसे मैटर करता है। पैसिफिक प्लेट एक लार्ज ओशियनिक प्लेट है, और अगर बड़ी प्लेट की बात की जो, तो यूरेशियन एक कॉन्टिनेंटल प्लेट की बड़ी प्लेट है। दो तरह की प्लेट्स होती हैं, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स।
अर्थ लिथोस्फेयर में 7 मेजर और कुछ 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स है। तो जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, रिजेस हैं, ओशियन ट्रेंचेस हैं, जहाँ पे भी फोल्ड्स देखे जाते हैं वो मेजर प्लेट्स बनाता है। जैसे द अंटार्कटिक ओशियनिक प्लेट से सराउंडिंग है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर, और साउथ अमेरिकन प्लेट को कैरिबियन आइसलैंड वहां पे सेपरेशन दिखाती है। अगली है हमारी द साउथ अमेरिकन प्लेट विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर जो सेपरेट करती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को कैरिबियन आइसलैंड के साथ ही उसको सेपरेट करती है। फिर पैसिफिक प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, द अफ्रीका विद द ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशियन प्लेट। अब है हमारे पास माइनर प्लेट, जैसे कोकोस प्लेट, सेंट्रल अमेरिका, इसका नाम सीपी है। कोको कोको पियेंगे सीपी में। कोको प्लेट सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट में। फिर है नज़का प्लेट, साउथ अमेरिका, एसपी। एसपी बढ़ाओगे, पैसा ज्यादा कमाओगे तो क्या लग जाएगी, नजर। तो नज़का प्लेट कहाँ है, साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट में। अरेबियन प्लेट, साउथ अरेबियन लैंड, ये तो नाम से पता चला, अरेबिया मतलब सऊदी अरेबिया की साइड है। फिलीपींस प्लेट, फिलिप्स, एशियाटिक प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। कैरोलिन प्लेट बिटवीन फिलिपियन एंड द इंडियन प्लेट, ये जो नॉर्थ ग्यूना वाला पार्ट है वो इसी प्लेट से बना हुआ है। फुजी प्लेट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली वहीं पे है तो वहीं पे प्लेट का होगा। जुआन जे फूका साउथ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्लेट। दो पार्ट में डिवाइड है। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अगर बन पा रही हैं, अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात होती है। कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्लेट का मैच किससे करो, ये प्लेट कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर 2 4 5 भी पता है तो होप सो एलिमिनेशन हो जाए, बट आजकल एलिमिनेशन का कंसेप्ट नहीं रहा, बट फिर भी आप देख सकते हो। तो ये हमारी प्लेट की बाइफरिफिकेशन है, मेजर प्लेट और माइनर प्लेट। तो आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि मेजर प्लेट से हमारे माउंटेन्स बनते हैं, ट्रेंचेस बनते हैं और फॉल्ट बन पाते हैं, वो होती है हमारी मेजर प्लेट। बात करते हैं इंडियन प्लेट्स की। इंडियन प्लेट्स इंक्लूड होती हैं पेनिसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शंस। इन द ईस्ट में ये एक्सटेंड है रैकिमयोंगा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार टुवर्ड्स द आइलैंड आर्क अलोंग द जावा ट्रेंच। द वेस्टर्न मार्जिन फॉलो किर्थन माउंटेन, जो वेस्ट वाला प्लेट का पार्ट है वो किर्थन माउंटेन ऑफ पाकिस्तान से फॉलो करता है उसको। वे फर्दर एक्सटेंड होता है मैक्राना कोस्ट ऑफ बलोचिस्तान और ज्वाइंट करता है रेड सी रिफ्ट साउथवर्ड ऑफ शेगोस आर्पिगेलो। The boundaries between India and the Antarctic plain is also marked by an ocean ridge। एक ocean ridge मार्क है जिसको हम divergent boundary भी कहते हैं, और ये बेसिकली वेस्ट से ईस्ट की तरफ है और थोड़ा वो न्यूजीलैंड की तरफ साउथ दिखता है। ये पेपर में बिल्कुल नहीं आता, बट इंडियन प्लेट का आपको एक ऐसी चीज है ये वाली कि भाई इंक्लूड कहाँ से होती है। इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कभी नाम आ जाए रैकिम योगा माउंटेन का किस प्लेट से कनेक्शन है, तो इंडियन प्लेट से माउंटेन कहाँ का है, म्यांमार का है, और ये किरथर माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। मेजर चीजें अपनी अपनी पता होनी चाहिए, ज्यादा घुसने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा पार्ट करता है, इसमें बहुत फर्दर चीजें जो हमें आगे पढ़ने वाली है। सबसे पहले देखते हैं एस्थोनोस्फेयर क्या है। एस्थोनोस्फेयर लोकेटेड beneath the lithosphere, it's in a region earth mantle that is believed to be significantly hotter। थोड़ा सा hotter माना जाता है, more fluid है, lithosphere से ज़्यादा fluid है, और जो इसका एरिया मतलब डिस्टेंस है 100 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक का है। मूवमेंट ऑफ प्लेट कैसे होती हैं, बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उसकी जो मूवमेंट होती है वो फिक्स नहीं होती, बट बहुत ज़्यादा देखा जाता है ये हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं एस्थेनोस्फेयर की तरफ, एस्थेनोस्फेयर की तरफ हॉरिजॉन्टली कीवर्ड। समटाइम्स क्या होता है, ये या तो ये प्लेट कोलाइड करती है या फिर मूव अपार्ट करती है, या फिर इनके बीच में कोई भी कोलिजन नहीं होता, आपस में अपना अपना काम करते हैं, किसी को किसी से फर्क नहीं हो रहा। तो इस केसेस में अगर ये सब हो रहा है तो अर्थक्वेक और वोल्केनो बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फोर्सेस फॉर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, जो क्या, अब ये देखो, ये हमारा कोर है, डायग्राम में देखो, ये हमारा आउटर कोर है, ये हमारा लिथोस्फेयर है। यहाँ से मैं फोर्सेस आई, ऐसे मूव कर रही, ये ऐसे कर रहा, ये ऐसे कर रहा,
ट्रेंच बनने के चांसेस है अगर नीचे चला जाए, रिजेस बनने के चांसेस है यहाँ पे। अब यहाँ पे रिजेस बनने के चांसेस क्यों है, एनी आइडिया? क्योंकि फोर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। ये हमारे ट्रेंचेस बन जाएंगे, अंदर की तरफ चला गया, ये प्लेट थी, ये प्लेट थी, अंदर की तरफ सबडक्शन हो गया, ट्रेंच बन गया। यही तो होता है ट्रेंच। और अगर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है तो अलग हो जाएगा, यहाँ पे अपना अपना फिक्सचर या फिर आपके रिजेस बन जाएंगे। यही कंसेप्ट वो समझाना चाहता है। तो जो भी आपके वोल्केनिज्म आता है, अर्थक्वेक बनता है, ये सब प्लेट मूवमेंट का होता है। बेसिक चीज है, ये तो पता ही होगी आप लोगों को। तो ये सब वोल्केनोज और अर्थक्वेक बनाता है। अब समझते हैं सबडक्शन क्या होती है। सबडक्शन क्या होती है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स अपने आप को पुश कर रही हो अंदर की तरफ जाने के लिए। जैसे इस डायग्राम में साफ समझ आ रहा है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये इसको फोर्स कर रही है अंदर जा, ये इसको बोल रही है अंदर जा। अब सबडक्ट क्या होगा, जोन सी हल्की होगी वो अंदर चली जाएगी, और जोन सी भारी होगी वो उसको ओवर पावर करके चली जाएगी। जैसे कि हम ये देखें, इधर से प्लेट है, इधर से मोशन लग रहा है, ये नीचे चली गई, ये ऊपर आ गई, यहाँ पे हमारा सबडक्शन हो गया, ये वाला एरिया। सुनामी आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, वोल्केनो हो सकता है, ये अंदर की तरफ प्लेट चलेगी। ये यही बताना चाह रहा है, इसे हम सबडक्शन कहते हैं। और जिस एरिया में हो रही होती है उसे हम सबडक्शन कहते हैं। तो जब भी डाउन गोइंग जाए ओशियन प्लेट, उसको कहेंगे हम सबडक्शन है। ये तो डायग्राम में साफ पता चल रहा है, ये सबडक्टिंग प्लेट है। जोन सी प्लेट अंदर चली जाएगी, जोन सी हल्की होगी वो अंदर चली जाएगी, उसको हम सबडक्टिंग प्लेट कहेंगे। देखेंगे तीन तरह की प्लेट होती हैं, जो मूवमेंट होती है तीन तरह की होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। अगर एक प्लेट दूसरी प्लेट पे मूव कर रही है, कन्वर्जेंट इज दैट प्लेट मूवमेंट वेयर प्लेट मूव्स वन अदर। ये इधर को और मूव करे, ये इधर को मूव कर रहा है, तो ये उसने इसको कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट हो रहा है जब दो अलग अलग तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से। ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये अपना जा रही है, ये अपना जा रही है, ऐसे तरह का। ऐसे आपके रिजेस वो बन जाएंगे, रिजेस टाइप के, ठीक है। ये होता है कन्वर्जेंट हो रहा है जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में अंदर 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 अंदर। बट डाइवर्जेंट होता है जब दो अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, वो अपनी जगह जा रही है, वो अपनी जगह जा रही है, तो फिस्टर पड़ने के चांसेस ज्यादा है। ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि वो प्लेट अपने आप को डिस्प्लेस कर रही है, एक प्लेट ये हो गई डाइवर्जेंस में। पेन का गैस कर, घिसड़ सी मच रही है, इसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्म वेव, ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। इस तरीके से होता है इसका डायग्राम। जब भी अगर आपका ऐसे प्लेट का आए तो आपको एक छोटा सा डायग्राम अपने माइंड में रखना है और उसी डायग्राम को समझा देना, जैसे कि ऐसे एक प्लेट, एक प्लेट, एरो से बताना है कन्वर्जेंस हो रहा है, ये डाइवर्जेंस का दिखाना है। ट्रांसफॉर्म में थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाना है, सेम भी हो सकता है, ये सब बताना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जियो मैग्नेटिज्म। दो वर्ड से बना है, जियो प्लस मैग्नेटिज्म। क्या होता है जियो मैग्नेटिज्म? इज अ स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने का जो कंसेप्ट होता है उसको हम जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं। जियो मैग्नेटिज्म को हम जियो मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। ये क्या है, मैग्नेटोस्फेयर से कवर है। ये अगर हम इस एरिया का जानना चाह रहे हैं, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो जो उसके ऊपर का सराउंडिंग होगी उसको हम कहेंगे मैग्नेटोस्फेयर। अभी कैसे, क्या कारण है, क्यों हमारे अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फोर्सेस या एक दूसरे के प्रति खिंचाव दिखता है, क्यों दिखता है? डायनेमो थ्योरी एक्सप्लेन हाउ सेलेस्टियल बॉडीज सच एज अर्थ स्टार जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। डायनेमो थ्योरी के इसका बहुत कारण है। तो पेपर में आए, जैसे पेपर में 10 नंबर का आया हुआ था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के समझाऊंगी अगर आपको समझ ना आए तो। जियो मैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जा रही है किसकी वजह से? डायनेमो थ्योरी की वजह से।
अब डायनेमिक थ्योरी क्या होती है कि जितनी भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, अर्थ हो गया, स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड में कर रहे हैं। डायनेमिक थ्योरी के हिसाब से कन्वेंशन हो रही है आउटर लेयर में कोरोलिस फोर्स के साथ। इसके कारण ही एक फैक्टर बन रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे रहा है। इसने 3 चीजों को बोला है, इसमें 3 चीजें लिखनी है, कोरोलिस फोर्स, कन्वेंशन ऑफ आउटर लेयर और जियोडाइनमो का मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो आउटर कोर ऑफ प्लैनेट में लगा हुआ है। आउटर कोर में क्यों? क्योंकि लोअर प्रेशर है इनर कोर से, ठीक है। और जो मेटल है वो बहुत ज्यादा फ्लूइड है। तो टेम्परेचर ऑफ द आउटर व्यू वेरी, देखो इतना टेम्परेचर है 4400 डिग्री सेल्सियस का, और आउटर का देखा जाए तो 6000 डिग्री। तो सेल्सियस की वजह से जियो मैग्नेटिज्म लग रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स है, बट आपको ये वाला पॉइंट जरूर लिखना है और ये वाला पॉइंट 15 नंबर में। अभी हम इसका आगे डायग्राम भी देखेंगे। तो ये होता है जियो मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट। अब क्या है कि जो भी कन्वेक्शन करंट है वो मोल्टन आयरन को, जो पिघली हुई आयरन है, आयरन क्यों पिघली हुई है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जो मोल्टन आयरन है, आउटर कोर आर कोज्ड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली प्रेशर में चेंज होगा। और आउटर कोर क्या होगी? कूल होगी, डेंस होगी, मैटर सिंक करेंगे, वार्म होगी, कम डेंसर होगा, मैटर राइज करेंगे। एक बात बताओ, जब हमारा इवेपोरेशन होता है हमारा वाटर राइज करता है, और अगर हमारा ठंडा होता है तो सॉलिडिफाई करता है, नीचे बैठ जाता है। तो यही तो है, आउटर कोर कूल करता है, डेंसर होता है, डेंसर वाले मैटर होते हैं वो सिंक करते हैं। फिर वार्म होता है, लेस डेंसर होते हैं, वो वाले मैटर ऊपर आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जिसके कारण मूवमेंट होती है लिक्विड आयरन की, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये वाला पॉइंट जरूर लिखना है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से लिक्विड आयरन में मूवमेंट हुई, जिसके कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब क्या हुआ, जो चार्ज मेटल थे वो इन फील्ड के इर्द गिर्द घूमने लग गए। ऐसे ही साइकिल कंटिन्यू रही। इसी का नाम हमने दिया जियो डायनमो। अब क्या था, बिकॉज ऑफ स्पाइरल मूवमेंट, स्पाइरल में ही तो हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, गोल 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 गोल, स्पाइरल मूवमेंट ही तो है। जिससे क्या हुआ, अब गोल गोल घूमेगा तो कौन सी फोर्स जनरेट होगी? ऑब्वियसली कोरोलिस फोर्स। ये इंडिपेंडेंट फील्ड में लगी जैसे, और वहीं से हमारा अर्थ का क्या शुरू हुआ? यस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लैनेट बना। ये सारे पॉइंट्स आपको मस्ट है। ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में दिया है। आप इसको एज इट इज 10 नंबर के शॉर्ट नोट में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इस साल आने के चांसेस होंगे, तो ये आएगा और आप एज इट इज लिख सकते हो। आपको कुछ और फर्दर कहीं से ऐड करने की जरूरत नहीं है। डायग्राम देखेंगे, ये हमारा कोर है। देखिए मैंने बताया था, स्पाइरल 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 लग रहा है। स्पाइरल होने के कारण यहाँ पे कौन सी फोर्स जनरेट होगी? कोरोलिस। यही तो वो बताना चाह रहा था कि स्पाइरल स्पाइरल जनरेट हो रहा है और एक कोरोलिस फोर्स को जन्म दे रहा है। इसको एक बार डायग्राम को अच्छे से देखने की कोशिश करो। आपको जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जैक्टली समझ आने लग जाएंगे कि कैसे टेम्परेचर की वजह से वो सिंक करेगा और मैग्नेटिक फील्ड करेगा, स्पाइरल की वजह से कोरोलिस फोर्स होगी जो उसके मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने में हेल्प करेगी। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है? पैलियो प्लस मैग्नेटिज्म। ब्रेक कर लोगे ना, कभी कभी पेपर में कुछ ऐसा वर्ड आता है समझ नहीं आता। अगर आपको पैलियो का मतलब पता होगा ना तो आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर में लिख कर आते। पैलियो का मतलब होता है रॉक्स, सेडिमेंट्स, मटेरियल्स। तो पैलियो मैग्नेटिज्म क्या होता है? रॉक्स का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेडिमेंट्स का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके बारे में बताता है। अब क्या है, polarity of earth magnetic field and magnetic field thus detectable by studying of different ages। हर रॉक की अपनी अपनी एज है, तो ये बताता है कि किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, उसकी एज क्या है। हर रॉक की एज अपनी है, हर रॉक की थ्योरी अपनी है। तो ये बताता है कि इसका कैसा है और इसका कैसा है, ठीक है। रॉक्स फॉर्म जो अंडर वाटर, किसी भी पानी के अंदर जो रॉक्स फॉर्म होंगी वो ज्यादा देखी जाएंगी, बेसाल्टिक होंगी। अब बेसाल्टिक का मतलब क्या होता है? हम बेसाल्टिक बेसाल्टिक कर रहे हैं, क्या है बेसाल्टिक? जिसमें सिलिका कम हो और आयरन की मात्रा ज्यादा हो। सिलिकेट्स उसमें कम हो बट आयरन की मात्रा ज्यादा हो, ये है हमारे बेसाल्टिक सोल। ये हमारे कहाँ देखे जाते हैं? अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटीज में, ज्यादातर ओशियन फ्लोर्स पे। बेसाल्ट क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल कंटेन करता है। क्यों मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कंटेन करता है? क्योंकि आयरन रिच है। जैसे रॉक सॉलिडिफाई होगा
मिनरल्स अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करने लग जाएंगे, उस रॉक के ऊपर करेंगे, उसका कंसेप्ट आ जाएगा पैलियोमैग्नेटिज्म। इस रॉक में क्या होगा, धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, धीरे धीरे घूमते 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 अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। फनी हो गया ये। पैलियोमैग्नेटिक स्टडी करता है जियोलॉजिकल टाइम की, तो ये क्या करता है, टाइम से हमें रॉक की एज भी बता देता है। ये बता देता है कितना बेसाल्टिक है। बेसाल्टिक हमने पढ़ा आयरन ज्यादा होगा, आयरन ज्यादा होगा तो ऑलवेजली उसकी जो मैग्नेटिक क्वालिटी होगी, मैग्नेटिक रिचनेस होगी, वो एज कंपेयर टू अदर मेटल्स ज्यादा होगी। अब देखते हैं जियो सिंक लाइन। सिंक लाइन, जियो क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको पहले डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ फिर हम फर्दर पढ़ेंगे, जल्दी समझ आएगा। ये हमारा एक लैंडमास है, आप इसको ऐसे थोड़ा सा 3D फॉर्म में भी बना सकते हो। ये हमारा लैंडमास है, यहाँ पे वाटर पड़ा अपने साथ, इतना तो बचपन में पढ़ा है हमने, अपने साथ सैंड, सिल्ट, ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक लेकर आता है। धीरे धीरे इसने यहाँ पे कर दिया डिपोजिशन, तो अब यहाँ पे हो गया रॉक, सैंड और सिल्ट। धीरे धीरे पहले ये लैंडफॉर्म कुछ ऐसा दिखता होगा, फिर ये लैंडफॉर्म कुछ ऐसे दिखने लग गया होगा, कुछ टाइम बाद ये लैंडफॉर्म ऐसे दिखने लग गया होगा। आप ये देख रहे हो ना, धीरे धीरे डिगिंग हो रही है, इसको कहते हैं सबसिडेंस। हमने पढ़ा था सबसिडेंस होती है प्लेट के मामले में, बट अगर हमारी सबसिडेंस रिवर के मामले में हो रही हो तो हम उसे कहते हैं जियोसिंक्लाइन। होप यू आर गेटिंग। बहुत इजी कंसेप्ट है, डायग्राम से बहुत इजी समझ आ सकता है। अब हम पढ़ेंगे, अब देखो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अ लॉन्ग नैरो शैलो डिप्रेशन characterized by sedimentation and subsidence is defined as geosyncline। यही बताया, geosyncline lines between two spatial blocks and their block move towards each other due to subsidence flow of geosyncline caused due to sedimentation। किसकी वजह से हो रहा है ये हमने पिछली बार पढ़ा था, इरोजन ड्यू टू डिपोजिशन, डिपोजिशन वाला लैंडफॉर्म। ये थोड़ा रिवर फॉर्म में, तो मैंने इसको नाम दिया जियोसिंक्लाइन। हो तो सबसिडेंस रहा है, क्यों हो रहा है, सेडिमेंट्स की वजह से। सेडिमेंट्स कहाँ से है, रिवर से, उस प्रोसेस को कहा सेडिमेंटेशन। अब ये दी किसने थी, ये याद करना बहुत जरूरी है, हेल एंड डामा। इन्होंने फीचर्स बताए थे कि ऐसे ही सबसिडेंस होगा, और जो ये रिवर लाएगी ना, इसको हम फोरलैंड कहेंगे, फोरलैंड, या फिर कार्टोजन। कार्टोजन कैसे याद रखोगे, कार्टून में सामान आते हैं, बड़े बड़े कार्टन्स में हमारे पास सामान आते हैं, तो उन्होंने वहीं का नाम दिया कैटोजन। और ये डायग्राम जरूर अपनी नोटबुक में रनिंग हैंड से बनाना, पेपर में आएगा तो आप इस डायग्राम से काफी अच्छा समझा सकते हो। और ये बताना फोरलैंड किसे कहते हैं और कैटोजन किसे कहते हैं। इससे हमारा जियो सिंक्लाइन। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। हेल और डामा ने ली थी इस थ्योरी को, शायद नाम गलत प्रोनाउंस होगा बट ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हेल एंड डामा। ये जरूर शुरुआत में भी लिख सकते हो, दिस थ्योरी इज गिवन बाय हेल एंड डामा। और ये डायग्राम सबसिडेंस सेडिमेंट्स बना देना, थोड़ा सा डीप दिखाना, धीरे धीरे 4 प्रोसेस में भी दिखा सकते हो कि पहले लैंडफॉर्म ऐसा था, फिर ऐसे था, फिर ऐसा था। ठीक है, देखो डायग्रामेटिक भी रिप्रेजेंटेशन है। रिवर अपने साथ डेब्रिस ला रही है, डेब्रिस आपको पता ही होगा कूड़ा करकट, ये लैंड से रिवर आ रही है, इस तरफ जाती जा रही है, ये ओशियन में मिली, इसने यहाँ पे डेब्रिस इकट्ठा कर दिया। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, तभी मैंने कोटिंग में कर रखा है। ये रिवर डेब्रिस हो, ये हमारा जियो सिंक्लाइन है। इसको हम क्या कहेंगे, फोरलैंड, कार्टोजन। देखो इतना आसानी से बता रखा है, ऐसे भी बता सकते हो और वैसे भी बता सकते हो। और अब इसके टाइप्स हैं, 3 टाइप हैं, पोलीजियोसिंक्लाइन, पोलीजियोसिंक्लाइन, मोनोजियोसिंक्लाइन, मेसोजियोसिंक्लाइन। पोलीजियोसिंक्लाइन क्या है, ये एक लॉन्ग नैरो वाटर बॉडीज है जिसका जो फेस है वो एक तरफ माउंटेन बिल्डिंग है, ओरोजेनिस भी कहते हैं, जैसे कि यूराल एंड रॉकीज। देखना मैप में समझ आ जाएगा देखते। मोनोजियोसिंक्लाइन ये थोड़ा सा लॉन्ग रहता है और 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में होता है, जैसे कि एप्लाशियन जियोसिंक्लाइन, मेसोजिंक्लाइन, ये तो हमारा अपना ही है, हिमालयस। ये लॉन्ग नैरो है जो कहीं ना कहीं पहले ओशियन से बॉर्डर करती थी, और टाइम बाय टाइम ये बहुत सारे बेसिन से पास होके आप फाइनल बना है, जैसे कि हमारा हिमालय।
डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, उनका नाम और ये टाइप, ये देख के आप अपने पूरे 10 मार्क्स आराम से, 10 में से 7 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। आइसोस्टेसी 2007 में प्रीवियस ईयर में आया, 2001 में प्रीवियस ईयर में आया, इंपॉर्टेंट है। दो व्यूज हैं इसमें, एरी का और प्रैट का। पूछा एरी का जाता है। एरी ये कहता था कि आप एक बीकर भर लो, मेटल डाल लो, ए थोड़ा सा बड़ा कर दो, एक मेटल उसने बड़ा कर दिया, बाकी सारे उसने नॉर्मल इक्वल हाइट के डाले, और उसने ये बोला कि जो सेम डेंसिटी है सबकी बट हाइट डिफरेंट है, तो जो सबसे बड़ा टॉलेस्ट है वो करेगा। सेम डेंसिटी और डिफरेंट हाइट हो, द लॉन्गेस्ट block emerges to the greatest height. Some experiment was done with the copper block. Airy come to conclusion that continents are resting rather than floating. देख रहे हो, कॉन्टिनेंट रेस्ट कर रहा है rather than floating on denser सीमा, स्याल एंड हाईएस्ट माउंटेन हैव डीपेस्ट रूट। जितना ज्यादा माउंटेन हाई होगा, जितनी ज्यादा माउंटेन की हाइट होगी, उतना ही ज्यादा डीपेस्ट रूट होगी। ये उसका कंसेप्ट था। बाकी आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, आपको ये समझ आ जाएगा। अगर आपको ये कोई भी कंसेप्ट मेरा समझ नहीं आया, टाइम के हिसाब से आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स लिख सकते हो, सो दैट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आते पहले ही कवर कर दूं। और मेरे टेलीग्राम चैनल है, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। अगर मेरे कोई नोट्स होंगे और मुझे कोई पर्सनली आपको एक्सप्लेन करना होगा तो मैं वहीं पे कर दूंगी। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको बस 3 काम करने हैं, लाइक करना है, इसको वीडियो को शेयर करना है, ताकि जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चे हैं या फिर और भी जिसको ज्योग्राफी का कंसेप्ट डीपली समझना है वो इस वीडियो को देख सकता है। और जिन हाथों से आप आंसर राइटिंग करते हैं उसी उंगलियों से सब्सक्राइब बटन दबाना है। और मेरा टेलीग्राम चैनल प्लीज जरूर जाके कर लीजिएगा ज्वाइन, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कुछ भी अगर पोस्ट करूंगी तो वहां पे पोस्ट हो जाएगा। थैंक यू।